Hello, friends. Welcome to the fourth edition of Lift India Filmotsav and Awards World Cinefest 2020. We are in conversation with Mr. Gyan Sahai. He is member of jury for Lift India. He is graduate of FTII Pune. He passed out in 1975 from there with a specialization in cinematography. He is a cinematographer and a cameraman and a director and also producer. And we are proud to have him on our jury since last 3 years. He has been very important and integral part of Lift India. Hello, Gyanji. Okay. Welcome to this Thank you so much. online chat, courtesy COVID-19. Yeah, it's a new format. Yes, and I remember having learned online editing and online shooting in our mid 90s, late 90s period. And it's that experience which is actually coming handy now. Good. So I'm really thankful to you for having spent some time and learned a lot under you at that time. तो हम ज्ञान जी शुरू करेंगे जैसे ये लिफ्ट इंडिया के जो श्रोता हैं दर्शक हैं ज्यादातर फिल्म मेकर्स हैं इनमें ये जानना चाहेंगे कि हमारी जूरी कैसी है, कौन है, क्या सोचती है, किस बेस पे अवार्ड्स डिसाइड करती है, किस बेस पे सिलेक्शन डिसाइड करती है और ये अवार्ड्स किस किस दिशा में जा रहे हैं आने वाले कुछ वर्षों के लिए, और अब तक जो हमने किया वो किस बिना पे किया, किस बेस पे किया। चूंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं पिछले 3 साल से, जब हमने 2017 में लिफ्ट इंडिया की शुरुआत की, पहला हमारा जो अंक था वो हमने फरियास होटल में किया और तब से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। Really, I'm honored and proud and privileged and obliged to have you for Lift India. So thank you for that. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जी हाँ, ऐसे इवेंट का जूरी में रहना ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आपने 5-6 लोगों को नियुक्त किया, उसमें मैं भी था और उन साथियों के साथ अपने अनुभव का जो भी हम सारांश निकाल सकते हैं, फिल्म जांचना। अब तो खुद ही फिल्म के स्टूडेंट हैं अभी, फिर भी फिल्म जांचने की जिम्मेदारी जब दी जाती है तो वो एक अलग उत्साह पैदा करता है और आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शर्मिंदा कर रहे हैं इस तरह से बात करके मुझे, मैं बहुत छोटा हूं आपसे। बहरहाल ये सब बातें तो होती रहेंगी पर्दे परे भी। हम चलते हैं विषय को थोड़ा सा समझते हुए कि जब फिल्में इस फेस्टिवल में आती हैं और आप तक जो पहुंचती हैं, तो आपका अभी तक का जो एक्सपीरियंस इस लिफ्ट इंडिया फेस्टिवल के बारे में रहा है, जो कि अब जाना जाता है लिफ्ट इंडिया फिल्मोत्सव वर्ल्ड सिने के तौर पर, लिफ्ट का जहाँ की फुल फॉर्म होता है लिटरेचर, इंफॉर्मेशन, फिल्म, फ्रेम, टीवी एंड थिएटर। तो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस इस सफर में लिफ्ट इंडिया के साथ कैसा रहा है, क्या अनुभव रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, अच्छी या बुरी, जो भी हो? पहले तो मैं पहुंचा था लिफ्ट के फिल्मोत्सव में एक पहले दर्शक के तौर पे। तो फरियास में बहुत सारी इवेंट्स होते थे जिसका मैं आनंद लेता था। जैसे कभी किताब का विमोचन है, कोई शॉर्ट प्लेज है, कुछ म्यूजिक का प्रोग्राम है और उसके साथ साथ हम फिल्में भी देखते थे। तो ये एक बड़ा ही आनंददायक यात्रा रहता था हमेशा, और मैं हमेशा हर साल दिसंबर में कोशिश करते थे कि मैं ज़रूर अवेलेबल रहूं और फरियास जाकर लोनावाला में रह के और वहाँ पर इस तरीके का इंटरेक्शन होता था, उसका बहुत मुझे आनंद आता था। वो बाकी रही बात इसके पार्टिसिपेशन के, तो कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी इवेंट आप करते हैं
तो शुरुआत में बहुत डर सा रहता है कि कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोग इसका सम्मान करेंगे, कितने लोग इस तक पहुँच पाते हैं। तो जिस तरीके के प्रयास लिफ्ट इंडिया में आप सबों ने किया, ये प्रसिद्ध होता जा रहा है। हर बार, हर साल फिल्मों की संख्या बढ़ती गई है। विदेशों से फिल्में आई हैं, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान से। और इस वक्त, इस साल, जबकि पैंडेमिक का प्रकोप है चारों तरफ, उसके बावजूद लोगों ने लिफ्ट इंडिया में अपनी फिल्म इस प्रतियोगिता के लिए भेजी है। यह बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात है। मेरा अनुभव हमेशा अच्छा रहा है। ये एक हम लोगों का ही विषय है। हम फिल्म बनाते भी हैं और फिल्म देखते भी हैं और फिल्म की समीक्षा भी करते हैं और फिल्मों को पुरस्कृत भी करते हैं। ये ज़िम्मेदारी अलग-अलग किस्म से अलग-अलग वक़्त पे आता रहता है। अभी हर बार फ़िल्म देखने का नज़रिया बदलता है। जब आप दर्शक हैं, तो आप अलग तरीके से देखने जाते हैं फ़िल्म को, और जब ये कहा जाता है कि नहीं, आपको इसकी समीक्षा करनी है और इसमें से अच्छे कार्य को पुरस्कृत करना है, तो एक ये अलग ज़िम्मेदारी और अलग भावना और अलग आँख और कान से देखना पड़ता है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। आपके पास बहुत सारी फ़िल्में आती हैं, जिनके भाषाओं से मैं परिचित नहीं हूँ। तो हिंदी है, थोड़ा बहुत बंगला, थोड़ा बहुत मराठी, मैं सहज रूप से समझ लेता हूँ। जी। दूसरी भाषाओं की फ़िल्म के लिए मुझे टाइटल्स पे सबटाइटल पर ध्यान देना पड़ता है, और जब सबटाइटल पर ध्यान देने आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप परफ़ॉर्मेंस या दूसरी चीज़ों पर फ़ोकस कम करते हैं, क्योंकि मैं उस कंटेंट को समझने में लगा रहता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जिसकी कंटेंट बड़ी अच्छी लगती है, मैं उस फ़िल्म को दोबारा देखता हूँ। अब दोबारा जब देखता हूँ, तो जाँचने और परखने के लिए देखता हूँ कि इसमें डायरेक्टर ने कैसा किया। अब मुझे समझ में आ गई है फ़िल्म की कहानी, मुझे समझ में आ गया कंटेंट, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाया, ठीक से समझ नहीं पाया। तो मेरे पास सुविधा है कि मैं उसको रीज़न करूँ। तो हम उसे दोबारा देखते हैं और फिर अपने पॉइंट्स को मैं अपने नोटबुक पर लिखता रहता हूँ, ताकि इतने सारी फ़िल्में देखने के बाद जब हम उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो मेरे ध्यान में रहे कि मैं इस फ़िल्म को क्यों पसंद किया था। क्या इसके डायलॉग्स अच्छे थे? क्या इसके परफ़ॉर्मेंस अच्छा था? परफ़ॉर्मेंस अच्छा था तो किस कलाकार का था? इसमें बच्चे ने कैसा काम किया? इसका कैमरा वर्क कैसा है? इसका साउंड डिज़ाइनिंग कैसा है? उन चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो अच्छी जो लगी फ़िल्म, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, इस फ़िल्म में दम है, तो हम उसे दोबारा देखते हैं और फिर जाके मैं अपना नोट बनाता हूँ कि हाँ, ओके, इसको इस कैटेगरी में इसका सोचा जा सकता है। तो ये सब तरीके हैं जो हम लोग करते हैं। हम 2 बार नेशनल अवार्ड में भी जूरी में रहे। क्योंकि जी, वहाँ मैं पर उसी विषय पे आना चाह रहा था कि क्योंकि आप इंडिया का जो सबसे बड़ा फ़िल्म फेस्टिवल है या पुरस्कार जिसको हम कहते हैं, नेशनल फ़िल्म अवार्ड एंड नेशनल हुँ, फ़िल्म फेस्टिवल जो गोवा में होता है, इफ़ी। उसमें क्योंकि आप जूरी में रहे हैं कई बार, अ, उसका अनुभव और जब एक ये इंडिपेंडेंट एक फेस्टिवल है, इसका अनुभव, इन दोनों में अंतर आपको क्या लगता है? और क्या लगता है कि आप लेफ्ट इंडिया क्या कर सकता है या करना चाहिए कि वो उस दिशा में आगे बढ़ सके? हाँ, अब जब हम नेशनल अवार्ड के जूरी में जब हम जाते हैं, तो उसमें एक अलग तरीके का अप्रोच है। जी। उसमें सारे जूरी एक फ़िल्म को एक साथ देखते हैं और उसके बाद फ़िल्म के खत्म होने पे
थोड़ी सी डिस्कशंस होती है। सबके पास अपना फाइल भी होता है, जी सब अपना नोट जरूर बनाते हैं, बट जनरली एक छोटा सा डिस्कशन हो जाता है। जी ओके, तो और चूंकि हम बहुत बड़े स्क्रीन पे देखते हैं, जी सरकार के जो ऑडिटोरियम्स हैं दे आर जी वेरी बिग। ओके, हम्म, और उसका साउंड सिस्टम वगैरह काफी अच्छा और बेहतरीन है। तो वहां पर मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम्म, सबटाइटल भी पढ़ी जाती है, और बाकी चीजों पर भी फोकस हम कर पाते हैं। तो हम जी वहां पर हमें जनरली एक ही बार देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, वहाँ भी वो अनुमति है कि अगर आप किसी फ़िल्म को दोबारा देखना चाहते हैं, तो वो आप अलग से देख सकते हो। क्योंकि फ़िल्मों की संख्या भी इतनी होती है, और हम्म, लिमिटेड टाइम होता है, जहाँ पर हम लोगों को अपना फैसला देना होता है। वहाँ पर वो मिनिस्टर साहब के डेट्स और उनकी जी अपॉइंटमेंट के साथ हमको एक निष्कर्ष पाना पड़ता है। तो यहाँ भी एक एक डेट लिफ्ट महोत्सव की भी फिक्स होती है। उससे जी पहले हम लोगों को इस निष्कर्ष पर आना है कि हम किस कैटेगरी में किसको अवार्ड दे रहे हैं। तो वो जी टाइम बाउंडिंग तो खैर होती ही है। बट यहाँ पर क्या है कि हम अलग-अलग जूरी जो है, हम अलग-अलग देखते हैं, हम्म, और हम अपनी राय एक मीटिंग में, जहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे बैठ के चर्चा करते हैं, जी तो बात वहीं आ जाती है फिर से। सिर्फ ये जी है कि हमारा स्क्रीनिंग जो हम देख रहे हैं अपने मेरे पास आए फ़िल्मों को, मैं वो हम्म, अलग से देखता हूँ, दूसरे हम्म, जूरी अलग से देखते हैं, और जी फिर सब अपना-अपना नोट शेयर करते हैं, और जी फिर हम एक कन्क्लूज़न पे आते हैं। तो जनरली कुल मिलाकर जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, वो हम्म, वही होती है कि किस तरफ ज़्यादा जूरी का मत जी जाता है जी ये करके। जी और विवाद और क्या कहते हैं, मतभेद, जी ये इस तरह के कार्य का हिस्सा है, और ये होना भी जी चाहिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो हेल्दी भी है सब रहता एक है सब एक जैसा सोचने लगेंगे, हम्म, तो शायद वो लगेगा कि बायस्ड है। ओके, जी उसमें विवाद हो। कई बार मेरे सेलेक्ट किए हुए पॉइंट्स को लोगों ने नहीं सराहा है, या हम्म, किसी दूसरे के सिलेक्टेड आइटम्स को हमने ऑब्जेक्ट किया है। जी लेकिन जब फाइनली हम जिस प्रोडक्ट को देते हैं, वो जी डेफिनेटली थोड़ा बहुमत का भी फ़र्क होता है। ये जी इसमें चूंकि हम हमारे यहाँ जो फिल्म्स हैं वो दुनिया भर से आई हुई हैं इट इज़ नॉट कि सिर्फ इंडियन फिल्म्स हैं प्रिडोमिनेंटली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बाहर से फिल्में आती हैं खास तौर पे जो शॉर्ट फिल्म्स हैं फीचर फिल्म्स ऑफ या कोर्स हैं या या डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनकी तादाद जो बाहरी फिल्मों की बहुत ज़्यादा है तो क्या ये एक इंडियन फेस्टिवल या एक इंडियन अवार्ड सिस्टम के लिए डू यू थिंक हमें बाहर की फिल्मों को हम जिस तरह से और जितना शामिल करते हैं उतना करना चाहिए या उसे कम करना चाहिए या जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए नहीं, बाहर की फ़िल्में आ रही हैं, ये तो आपके फेस्टिवल की प्रसिद्धि का देश है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया भर से फ़िल्में आ रही हैं। कितने सारे भाषाओं में फ़िल्में आ रही हैं। उनके कल्चर और उनके कहानियों को हम लोग देख समझ रहे हैं। जी उनको एक्टरों से, उनके डायरेक्टरों को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। ये तो अच्छी चीज़ है, इसे बिल्कुल इस पर दो विचार नहीं रखी जाए। हाँ, मैं अवार्ड के कैटेगरी पर ज़रूर कहूँगा कि जी इस महोत्सव में 108 कैटेगरी है। हाँ अलग अलग जी तो वहाँ एक समस्या आती है कि 108 को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे दिया जाए। ठीक है, इसमें शॉर्ट फ़िल्म के लिए भी बहुत सारे हैं, और म्यूज़िक अवार्ड के लिए भी है। देयर आर लॉट्स ऑफ कैटेगरीज़ हैं। जी बट उस मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा है, बहुत सारे कैटेगरी हैं इसके अंदर। जी बट एनीवे,
मुझे जिम्मेदारी फीचर फिल्म की दी जाती है और फीचर फिल्म में जितने कैटेगरी है और जी वो ठीक-ठाक, वो ठीक है। और मुझे एक चीज़ बड़ा पसंद आया कि हम अपने फ़िल्म इंडस्ट्री के जी नामचीन लोगों का और हम्म, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है अपने जीवन काल में, जी उनके नाम पर हमने कुछ कैटेगरीज़ को रखा है और ये उनके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सम्मान की बात है। जी जैसे जी सिनेमेटोग्राफी में वीके मूर्ति अवार्ड है, जैसे एक्टिंग में ओम पुरी अवार्ड है, जैसे एडिटिंग में रेणु सलूजा अवार्ड है। जी ये जी नाम रखना ये भी साबित करता है कि हम उन लोगों को कितना याद करते हैं, उनके कार्य का कितना सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए कितने प्रिय हैं, कितने पूज्य हैं। जी जी आपका ये जूरी से जुड़ाव है, चाहे वो लिफ्ट इंडिया से हो या गोवा इफी से हो। अ, ये आई सपोज इट्स नेचुरल प्रोग्रेशन, क्योंकि आपने इतना काम किया है अपने हमारी इंडस्ट्री में और इतना नाम कमाया है और इतने नए कलाकार आपने दिए हैं इस इंडस्ट्री को, वो चाहे एक्टर हों या टेक्नीशियंस हों। आपका जो जुड़ाव रहा, चूंकि आप एफटीआई के स्नातक रहे हैं, वहां से ग्रेजुएट हुए, आपने फिल्में कई की, उसके बाद में जब टेलीविजन शुरू हुआ और टेलीविजन में जब सैटेलाइट टीवी जब शुरू हुआ तो वो एक नया आंदोलन था एक किस्म का, जो पहली बार जब जी टीवी शुरू हुआ था 92 में, और आप तब से उनके साथ जुड़े रहे। तो हम ये जानते हैं कि आपका अंताक्षरी जो एक प्रोग्राम जी टीवी पर होता था, उससे आप काफी समय तक जुड़े रहे। तो कुछ उस बारे में बताइए कि वो एक किस तरह का आपका उसके साथ अटैचमेंट था उस प्रोग्राम के साथ, और क्योंकि बहुत ही यादगार प्रोग्राम है वो आज तक। मैं थोड़ा-सा एक पेज पीछे से स्टार्ट करता हूँ। जी फ़िल्म इंस्टीट्यूट 3 साल का किया मैंने, जी वहाँ से डिप्लोमा हासिल की। उसके बाद गोविंद निहलानी का मैं सहायक बना। उनके साथ श्याम बेनेगल की 4-5 फ़िल्मों में मैंने काम की। तो 3 साल एफटीआई का डिप्लोमा के बाद मैं गोविंद जी के यहाँ 5 साल काम किया और डिग्री हासिल किया। ये डिग्री किसी सर्टिफ़िकेट में नहीं है, ये डिग्री अनुभव का है। वो जी अनुभव आज भी मेरे साथ है, मेरे काम आता है और वो मेरे आगे बढ़ने का पहला कदम था प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में। जब जी, आप यहाँ मैं ये स्टूडेंट हो। कहना चाहूँगा कि ये संयोग की बात है कि मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया एक्टिंग से, तो वो गोविंद जी का ही एक सीरियल था, जो उस समय एक बतौर फ़िल्म बनाया जा रहा था, तमस। तो हाँ, बतौर हाँ, कलाकार अभिनेता के मैंने उसमें हाँ, काम शुरू किया, जो कि मेरा पहला एक काम था बतौर अभिनेता। उसके पहले छोटे-मोटे थोड़े बहुत हम दिल्ली में करते रहते थे नाटक, और दूरदर्शन के लिए जो प्रोग्राम्स बनते थे, बट दैट वाज़ जस्ट बाय द वे। बट एक जो मेजर कमर्शियल काम जो होता है प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से, वो तमस था, जो हमने गोविंद जी के साथ शुरू किया। बिल्कुल। और जो हमारा टेक्निकल काम था, वो भी हमने गोविंद जी के साथ ही शुरू किया था, उनको असिस्ट करते हुए। तो हुँ, मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा संयोग है कि कॉन्फिडेंट है। हम भी एक जो हमारे जिनको हम गुरु मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए हम तो किसी इंस्टीट्यूट में गए नहीं थे। हमारे लिए जो गुरु हैं तो वो गोविंद जी ही हैं, हमने उन्हीं को अपना गुरु माना, क्योंकि एज़ अभिनेता हमने उनके साथ शुरुआत की और एज़ टेक्निकल फॉर डायरेक्शन डिपार्टमेंट आल्सो उनसे शुरुआत की। हाँ, उसके बाद में मैं आपसे भी जुड़ा, आपके साथ भी काम हाँ, किया। बिल्कुल। अ, तो तो ये ये कह एक रहे थे। संयोग की बात थी। हाँ, बड़ा अच्छा सुखद है ये। तो जी, मेरा भी बहुत अनुभव उनके साथ। अ, एफटीआई में हमने फ़ोटोग्राफ़ी का काम, पढ़ाई तो कर ली, सीख जी, लिया। अब गोविंद जी क्या, मैं एक्स्ट्रा क्या सीखा? लाइटिंग वहाँ भी करते थे, कैमरा फ्रेमिंग, कैमरा करना वहाँ भी करता था। यहाँ क्या अलग से सीखा? यहाँ एक चीज़ बड़ी मुझे समझ में आई कि एक सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर का दाहिना हाथ कैसा होता है, जी, वो चीज़ हमने एफटीआई में नहीं सीखा था। हम
स्टूडेंट लाइफ में थे, हम अपने को ही तिस्मार खान समझते थे, मैं डायरेक्टर की क्यों सुनूँ, मैं तो ऐसे ही लूँगा। लेकिन गोविंद जी के साथ काम करके किस तरीके से वो श्याम जी के आइस का की तरह थे वो, किस तरह वो उनका पिलर बन के खड़े थे, किस तरह उनका वो दाहिना हाथ है, ये मैंने अभी वो ऐसा है ना कि कर्ण को सिखाया नहीं था, वो ऑब्जर्व करके सीख लिया था। तो मैं भी गोविंद जी के साथ ये कार्य करके उनके एक्शन को, उनके अप्रोच को समझ कर अपने में समेटता रहा। तो वो अनुभव बड़ा काम आया आगे चल के। मैं भी दूसरे डायरेक्टर्स के साथ जब हम फ़िल्म में या टेलीविज़न में काम किए, तो किस तरीके से मैं डायरेक्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट बना रहा और कई डायरेक्टर ने कहा ख़ासकर जब कोई डायरेक्टर अपनी पहली फ़िल्म करता है, तो उसके ज़हन में मेरा नाम आता था कि ज्ञान साहब को सिनेमेटोग्राफर ले लो, आधा काम तुम्हारा आसान कर देते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा सम्मान की बात है। उसमें रवि बसवानी ये लोग सब पहली बार हमसे किए थे। जी, पहली बार डायरेक्शन किए और मुझको लिए थे। तो ये अच्छा लगा कि मैं भी उसी रास्ते पर हूँ। अब जो सवाल टेलीविज़न का आया था, जब ज़ी टीवी शुरू हुआ, तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री अ, थोड़ा डिसऑर्गनाइज़ थी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। तो पैसे मिलते नहीं थे ठीक से। अभी श्याम बाबू के यहाँ किया एज़ एन असिस्टेंट, तो वहाँ दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो पैसा बहुत कम होता था। वो छोटे बजट की फ़िल्में बनाते थे। जब मैं इंडिपेंडेंट रूप से सिनेमेटोग्राफर बना, तो एक्सप्लॉइट भी किया गया। आप मेरी ये पहली फ़िल्म कर लीजिए फिर अगली फ़िल्म में मिलेगा। तो ये सेंटेंस हम कई बार सुनते रहे, लेकिन जीवन याचिका भी चलाना होता है, बम्बई में रहना है, जी, तो उसी दिनों टेलीविज़न खासकर दूरदर्शन का कमर्शियल विंग स्टार्ट हुआ और आनंद महेंद्रू ने मुझे एक वीडियो शूट के लिए बुलाया। अब हम जी, थे फ़िल्म कैमरा के विद्यार्थी, मेरा जी, ज़्यादा अनुभव फ़िल्म कैमरे पर था, मैंने जी, वीडियो कभी किया नहीं था। अब वीडियो जाके हम करने लगे और थोड़ा-सा हम उसको समझने की कोशिश किए कैसे लाइटिंग वगैरह होगी। तो कुछ ठीक-ठाक हो गया। तो पूरे बिज़नेस में ये खबर फैल गई कि ज्ञान साह इज़ द कैमरामैन हू नोज़ दिस टेक्निक ऑफ टेलीविज़न। तो मुझे वहाँ से लगातार टेलीविज़न का काम मिलता गया। एक सीरीज़ खत्म हुई, दूसरा शुरू। जी, हाँ, तो शुरुआत आनंद मजरू से हुई। फिर चित्रार्थ के सीरीज़ आए, तो इस तरीके से मैं लगातार कुछ 8-10 सीरीज़ किया। 13-13 एपिसोड का होता था, रवि बसवानी का किया, अनिल पाठक, देवीदत्त का किया। तो काफ़ी करने के बाद अब एक नया चैनल आया, वो ज़ी टीवी के नाम से। जी, उसके ठीक पहले आनंद मजरू का मैं देख बाय देख कर रहा था और देख बाय देख अ, आनंद ने कहा कि हम इसे मल्टीपल कैमरा के प्रयोग के साथ करेंगे। अब तक हम जी, सब सिंगल कैमरा करते थे। एक शॉट जी, लिया, फिर कैमरा उठा के दूसरी तरफ गए। जी, तो ये प्रयास था उसका और सोच था, हम कहे हाँ, चलो ये अच्छा है, करते हैं। अब बहुत सारी दिक्कतें आई कि उन दिनों ऑपरेटिव कैमरामैन का कोई कल्चर नहीं था। जो डीओपी होते थे वही कैमरा चलाते थे, तो किसी को अभ्यास नहीं था। अब 3 कैमरा है तो आपको 3 कैमरामैन चाहिए, डीओपी नहीं चाहिए। जी, वो मिलते नहीं थे और जो मिलते थे वो दूरदर्शन के होते थे। दूरदर्शन वाले अपना नौकरी छोड़ के तो थोड़े 1 दिन के लिए आएँगे, 2 दिन के लिए आएँगे, पूरे टाइम के लिए तो आ नहीं सकते थे। फिर हमने अपने असिस्टेंट्स को तैयार किया। उनको ये समझाया कि कैसे है, उनको मालूम नहीं कि मेरा शॉट कब कटेगा, ओके। अब भी कई बार गलतियाँ होती थी, एक्टर्स को भी मल्टीपल कैमरा में काम करने में कठिनाई हुई, बट जी, अंततः वो सफल हुआ और बहुत ही सफल प्रोग्राम हुआ। देश बाय देश में मल्टीपल कैमरा की वजह से मेरी एक अलग पहचान बनी और उसी कारणवश जब ज़ी टीवी ने अपने ऐसे छोटे-छोटे शोज़ में जहाँ मल्टीपल कैमरा का इस्तेमाल होना था वो मुझे बुलाए। तो अंताक्षरी की बात हुई।
तो अंताक्षरी के लिए मुझे बुलाया गया और हम बगैर ऑडियंस के पहला शेड्यूल एक छोटे से स्टूडियो में 4 कैमरे के साथ किए। पहले दिन की शूटिंग पर जब लाइटिंग खत्म हो गई और किए तो एंकर साहब नदारत, डायरेक्टर पूछ रहे हैं कि भाई कब से करें, तो मैं थोड़ा लाइटिंग की फिनिशिंग में था। जब हम तैयार हुए तब तक डायरेक्टर खबर लेकर आए कि एंकर तो भाग गए। भाग गए? अरे भाई क्या क्या करें? तो बताइए कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। जी अन्नू कपूर का नाम आया। जी अन्नू कपूर फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों मोबाइल भी नहीं था। उनको जाके पकड़ा गया, उसको हाँ, लेकर आया, वहां से वो बेचारे टाइम निकाल के आए। फिर रात को 8 बजे पहुंचे, वहां से हम लोगों ने शूटिंग शुरू की, एक एपिसोड किया। जी तो किसी को ऑनलाइन एडिटिंग में ये कैमरा पहले बार ये फ्रेम बनाएगा, दूसरा ये बनाएगा। तो ये चीज काफी कुछ हमने सबको समझाया कि कैसे ये हो सकता है और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला शेड्यूल हम सब के लिए काफी वो था, एजुकेशनल था। ये सब लोग सीख ही रहे थे कि कैसे करना है। दूसरे शेड्यूल में ऑडियंस सुभाष चंद्रा को अच्छा लगा प्रोग्राम, लगा कि अच्छा है और पब्लिक रिव्यू भी आई, क्योंकि दूरदर्शन पे इस तरह के शोज नहीं देखे थे। जी तो वो लोगों को चार्म आया काफी। तो और उसमें लोग जो आनंद लेते थे वो खुद भी अपने को देखते थे, खासकर ज्यादातर बम्बई के। तो उनको व्यूवरशिप भी अलग से मिलने लगी। इसी जी कारणवश सुभाष चंद्र हम लोग को अलग अलग सिटीज में भेजते थे। कहते नहीं आप दिल्ली में शूट करके आइए, तो अहमदाबाद में करके आइए। फिर उनका चैनल विदेशों में जाने लगा, तो फिर बोले लंदन जाके कीजिए, दुबई जाके कीजिए, अमेरिका जाके कीजिए। तो वहाँ की ऑडियंस आती थी, अपने को देखती थी, उससे उनको सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिलता था। तो ओके इस तरीके से वो काफ़ी प्रसिद्ध होता गया और उसमें अन्नू कपूर जी का बहुत बड़ा हाथ है। वो कितने अच्छे संचालक उस शो के रहे हैं, मुझे नहीं जी लगता किसी और कोई और कर पाता उस जी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जैसा आपने बताया कि वो एक्सीडेंटल कास्टिंग थी कि ओरिजिनल हाँ, एंकर आपके भाग गए थे। वो अगर ना हाँ, भागे होते तो शायद अन्नू जी अंताक्षरी में ना नहीं, एंटर नहीं। करते। हम लोग मिस करते हैं, मतलब इतना ज्ञान होना फ़िल्मी गानों का। जी मतलब जब बचपन में हम लोग फ़िल्में देखते थे और बाहर गानों की जी, किताब उनके मिलती बारे थी। में जो मैं थोड़ा-सा जानता हूँ क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से हैं जो नाट्य से हाँ, जुड़े हुए हैं, नौटंकी से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल। चूँकि वो खुद एनएसडी के भी स्नातक रहे हैं हाँ, और उनका बिल्कुल, पूरा परिवार इस कला में है, इस विधा में कला है, में है, बिल्कुल, तो और पुश्तों से है। तो बिल्कुल। शायद कहीं न कहीं वो उनके रोम-रोम में बसा हुआ बसा था हुआ जो फूट-फूट के आपके अंताक्षरी में निकला। पूरा एकदम भरपूर, और हम कितना सीखते समझते थे। देखो, फ़िल्मी गानों से उतना लगाव नहीं था। ठीक है, मुझे मुकेश के गाने पसंद थे और मुझे राज कपूर की फ़िल्में अच्छी लगती थी, तो उनके फ़िल्मों के गाने हम सुनते थे और याद भी हो जाता था। लेकिन ज़्यादातर हम अगर फ़िल्मी गाने गुनगुनाएँगे तो पिताजी का तमाचा भी पड़ता था। "है किशन, कविता पढ़ो, ये क्या फ़िल्मी गाने।" अब सिनेमा हॉल से बाहर निकले, तो बाहर जी। किताब, गानों की किताब वो बिकती थी, ब्लैक एंड व्हाइट में छोटी-छोटी। जी, 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 जी। तो एक बार मैं खरीद लिया, तो मुझे मार पड़ी, "ये सब क्यों ले जाते हो?" अरे इससे वो अच्छा किताब निराला जी हम की। अपने वो किताब जो थी वो हमारे स्कूल के बाहर जो एक खोमचे वाले होते थे जो हाँ, चूरन, यस, फुलिया ये सब हमको दिया करते थे स्कूल के बाहर, उन्हीं के पास वो गानों की किताबें हुआ करती थी छोटी-छोटी सी यस, और वो हम किताब हम भी लिया करते थे और वो हमारा अभ्यास होता था कलाकार बनने के लिए, स्पीच के लिए, गाने याद करने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ डायलॉग्स के भी किताबें आती थी। हाँ, तो मेरा परिवार इन कलाओं से जुड़ा हुआ तो था नहीं, हमारा जी। परिवार इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ था। तो वो कहे कि ये सब फ़िल्मों का गाने-वाने, तो इससे अच्छा निराला जी की कविताएँ पढ़ो, है ना? ये क्या है? लेकिन जब अंताक्षरी की है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अन्नू जी ने
फ़िल्म के गानों में कविताओं का जो अंश होता है, जी, उसको शब्द-शब्द करके समझाया और जी, वो समझाया अपने प्रतियोगी को ही नहीं, हम भी समझते रहे कि अरे हाँ, मजरू सुल्तानपुरी के ये गीत में कितना अच्छा संदर्भ है या जी, शकील बदायूनी के गीत में कितना अच्छा या शैलेंद्र ने क्या थॉट रखा है इसके अंदर। तो उन जी, कविताओं को समझने का वो फ़िल्म के गाने ज़रूर थे, लेकिन उस कविताओं का प्रभाव भी था और उस प्रभाव से परिचित कराने में अनु जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो प्रसिद्ध हुआ 15 साल हम उस पे काम करते रहे जी। और देखिए हर 3 महीने पर उसका शेड्यूल होता था और कोई अभी रिसेंटली पूछ रहा था आप लोग बोर नहीं होते थे क्या? तो मैं कहा जी। क्यों बोर होंगे? एक तो दर्शक ये कह रहा था कि आपका बड़ा अच्छा काम है, गाने भी सुनते हैं और पैसे भी कमाते हैं। तो मैं कहा ये भी ठीक है। तो मैं कहा देखो इसके पीछे भी बहुत सारा हमारा मेहनत छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम गाने सुन-सुन के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कार्यक्रम फिर दूसरा सारेगामा आया जी, और सारेगामा वो टैलेंट कॉन्टेस्ट था। जी, उसकी उसका अप्रोच ही अलग था जी, और ये गेम शो था। गेम शो का अलग अप्रोच था। तो अलग-अलग अप्रोच के चूँकि उस तरीके के नए किस्म के कार्यक्रम दर्शकों को देखने को मिला, तो उसकी प्रसिद्धि का बहुत रहा और हम चूँकि हर जुड़े हुए थे, तो मैं भी थोड़ा-थोड़ा प्रसिद्ध होता गया। बिल्कुल, आप इतना लंबा सफ़र अंताक्षरी 15 साल और उसके बाद सारेगामा। अंताक्षरी ने जो एक कैमरा फ़ील्ड में जो मल्टी कैम सेटअप होता है वो एक आंदोलन सा था क्योंकि उसके पहले जैसा कि आपने कहा कि इस तरह से कार्यक्रम शूट नहीं होते थे। कैमरा हाँ, वो जो तकनीक थी उसके लिए लोग तैयार नहीं थे, उनको मालूम नहीं था। जो कि आपने वो तैयार किए एंड यू वर द फोरमोस्ट पर्सन और द फर्स्ट पर्सन एज अ कैमरामैन जो कि जिनको बुलाया जाता था जिसको हम बोलें कि अगर अंग्रेजी जबान में जैसे कहते हैं कि यू द पायनियर ऑफ द मल्टी कैम सेटअप हाँ। in India, which you started with Antakshari, carried on to Saregama, and so many other shows. Like I think आपने जब देख भाई देख किया था तो वो भी एक मल्टी कैम सेटअप ही था। हाँ, वही शुरुआत थी। मेरा पहला प्रयास मल्टी कैम में देख भाई देख ही रहा। अब जी एंड टीवी के 3 जी शो मैं एक साथ करता था। जी अंताक्षरी, सारेगामा एंड बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट। जी वो एक क्विज कॉन्टेस्ट था जो डेरेक ओब्रायन उसके संचालक थे। वो शो जी मैं डायरेक्ट भी करता था। तो ओके डायरेक्शन और फोटोग्राफी दोनों था उसके अंदर और ये जी तीनों शो अंताक्षरी 14 साल, सारेगामा 17 साल माय गॉड और बॉर्नविटा क्विज मैंने 10 साल की। तो लगातार ये 3 शो जी टीवी पर चलता रहा। जब वो बॉर्नविटा क्विज कैडबरीज का अकाउंट जी टीवी से खत्म हो गया, तो वो सोनी के पास गया और सोनी जी ने फिर टीम बदल दी थी वहाँ रिवाइव जी 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 पे। या जी तो इट वाज़ लवली एक्सपीरियंस और मैं समझता हूँ किस्मत वाला था मैं। तो जी, ये बहुत इतना किसी भी शो से इतने लंबे समय तक जुड़े रहना ये दर्शाता है कि कितना विश्वास उन निर्देशकों या उन संयोजकों और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर उनमें था आपके प्रति हाँ, और ब्रॉडकास्टर्स था विदेश। जी ब्रॉडकास्टर्स कि इतने सालों तक उन्होंने इसको कायम रखा और आप उनकी उम्मीदों पर एकदम खरे उतरे और आपने इसी दौरान इतने नए तकनीकी कलाकार जिसको हम बोलते हैं जो कैमरामैन फॉर मल्टी कैम सेटअप या फॉर इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैमरामैन ऑल्सो आपने दिए हैं टेलीविजन को सो काफी सराहनीय है ये और आपने कुछ सीरियल्स फिर बाद में डायरेक्ट भी किए हाँ, वो कीड़ा आ गया। तो उसमें सबसे पसंदीदा कौन सा ऐसा सीरियल था जो आपने डायरेक्ट किया और आपके दिल के करीब हाँ, बताता हूँ। ये डायरेक्शन का कीड़ा आ गया। तो है अंताक्षरी करते-करते है ना, और चूँकि मैं डायरेक्टर को बहुत सपोर्ट करता था, जी तो कई बार लगता है कि देखो, ये तो मैंने ही किया था मन में, कि जी अरे देखो मैंने ये कर दिया। लेकिन उसके पृष्ठभूमि पर डायरेक्टर की जो तैयारी होती है, वो बहुत अलग होती है।
जी वो सारा कुछ तैयार करके जब सेट पे आता है, वहाँ उससे मेरी मुलाकात होगी। वहाँ से मैं उसको, ये बैटन का जैसा होता है, वो बैटन रेस होता है कि एक जी पिछला वाला जो दौड़ के आया, उसके जी बाद वो बैटन लेके मैं आगे बढ़ा। तो जी हम उसको थोड़ा और आगे करते थे, थोड़ा और फिनिशिंग करते थे। फिर वो बैटन जाता था पोस्ट प्रोडक्शन में। वहाँ जाके एडिटर उस पर अपना 4 चाँद लगाता था। जी तो मैं कहा भैया ये ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पीछे भी हमको देखना चाहिए, आगे भी देखना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। तो हम एक अंग्रेजी की कोई नॉवेल हम पढ़ रहे थे, वो एक मेडिकल ड्रामा था। तो वो काफ़ी इमोशनल और पसंद आया और मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट काफ़ी इंडियन है। तो उसी पे आधारित हमने एक कहानी लिखी और वो कहानी हमने मेरा पहला प्रयास डायरेक्शन में वही था। वो हमने एक पायलट बनाया। रेणुका साहनी, नवीन निश्चल, नीतीश भारद्वाज और शशि, हम ये चारों को लेकर एक मेडिकल ड्रामा का पायलट बनाए और मैंने जी टीवी को दिया कि ये मैंने प्रोग्राम बनाया है और ये कहानी मुझे लगता है कि दर्शकों तक आनी चाहिए। अब जी टीवी में हर कोई जानता ही था मुझे और लेकिन वो ये भी जानते थे कि मैं थोड़ा हास्य कहानियों की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव है। मेरा वैसे व्यंग करना, थोड़ा यूनिट में जोक्स मारते रहने की आदत रही है ताकि यूनिट थोड़ा-सा रिलैक्स रहे, टेंस ना रहे। तो मैंने उस सीरियल का नाम रखा था सारे सपने कहीं खो गए। तो जब हम वो कहानी उनके लायक पहुँचाया उनके पास पायलट, पहला रिएक्शन, "सर ये तो कॉमेडी नाम नहीं है।" मैंने कहा मैं कॉमेडी लेके आया हूँ। नहीं, नहीं आप आते हैं तो लगता है कि कुछ कॉमेडी की बात होगी। मैं कहा नहीं, तो ये एक इमेज बन गया था। अच्छा, उनके लिए भी सही था क्योंकि मेरी बायोडाटा देखा जाए तो पीछे कॉमेडी सीरियल्स ही हैं सारे। वो देख जी भाई देख, इधर-उधर, हक्के-बक्के, वाह जनाब, ऑल दोज़ शोज़ आर कॉमेडी। तो मेरे को जी थोड़ा-सा इनबिल्ट कॉमेडी को हैंडल करने का नॉलेज हो गया था। तो वहाँ भी लोगों को मालूम था। तो मैं कहा नहीं, नहीं ये बहुत ही इमोशनल ड्रामा है और ये मेडिकल ड्रामा है। तो वो जी टीवी को पसंद आई थी वो कहानी और फिर जी टीवी ने उसको कमीशन किया और लेकिन स्लॉट नहीं था। मेरे को मिलने को बुलाए कि साहब स्लॉट तो नहीं है। अगर आप प्राइम टाइम के स्लॉट के लिए वेट करना चाहते हैं, तो आपको 1 साल लगेगा। मैं कहा 1 साल तक मैं करूँ क्या? तो बोले अगर आप जल्दी चाहते हो, तो आफ्टरनून में आ जाइए। तो मैंने अपने कलाकारों और दूसरे लोगों के साथ चर्चा की और लोगों ने ठीक है चलिए जल्द करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं। तो वो प्रोग्राम मेरा आफ्टरनून में आता था। तो ठीक है, अच्छा अच्छा चला और एक आदत है जब सीईओ बदलते हैं, तो नई चीज़ ले आते हैं। तो कोई नए सीईओ आए, उन्होंने सारे अपने पुराने प्रोग्राम को किनारे कर दिया और बोले अब हम नया शो बनाते हैं। तो फिर भी काफ़ी सवा साल तक मेरा सीरियल चलता रहा था। तो डायरेक्शन का जो मेरा प्रयास था वो सारे सपने थे। जी उसके अम, बाद हम इवन क्या कहते हैं नॉन फिक्शन शोज़, जी उसमें भी हमने डायरेक्शन के लिए बीएजी फ़िल्म्स का है ना बोलो बोलो जो स्टार प्लस पे आई थी, वो भी हम किए। उधर स्टार प्लस पे आशा पारेख का सीरियल दाल में काला था, वो हम करते थे। तो धीरे-धीरे डायरेक्शन में लोग जानने लगे कि हाँ, ये डायरेक्ट भी करते हैं, तो एक पैकेज डील मिल जाता था। तो प्रोड्यूसर को आसानी होता था। अच्छा ये कैमरा और डायरेक्शन का दोनों का कंबाइंड फी पैकेज डील में थोड़ा सस्ते में आ जाएगा बंदा। तो और मैं उस लालच में था भी कि मैं चलो डायरेक्शन भी करेंगे, तो चलो ठीक है तब दे दो, चले चलते हैं। तो इस तरीके से मैं डायरेक्शन में घुसा। फिर इसे वो सारे सपने ही मेरा पहला प्रोडक्शन भी था। ओके, तो हम प्रोडक्शन और डायरेक्शन में ऑलमोस्ट एक साथ आए, सबसे पहले। लेकिन तो प्रोडक्शन के अपने पै जी तो आपके उस समय जो आपने सीरियल्स किए, चाहे वो जी टीवी के लिए हो या स्टार प्लस के लिए हो,
बतौर कैमरामैन एंड बतौर निर्देशक। उसके बाद आप एक प्रोडक्शन की तरफ भी आपने कदम उठाया, कुछ प्रोड्यूस भी किए कुछ कार्यक्रम। तो तब के प्रोग्रामिंग में और आज की जो प्रोग्रामिंग है, इनमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं? तब्दीलियां ढेरों हुई। जब कई एक चैनल्स आ गए, कंपटीशन बढ़ा। अच्छा, मैं अगर एक सीरियल एक चैनल के लिए कर रहा हूँ, तो दूसरा चैनल कोशिश करता था कि इनको अपने यहाँ ना लाए, या एक चैनल वाला कहता उधर ना जाओ, ताकि वो अलग कंपटीशन थी। अब हम लोग फ्रीलांसर हैं। अब हमारी पहचान बनी है, दूसरे लोग भी अगर वैसा शो करते हैं तो वो बुलाएंगे ही। मुझे केबीसी करने के लिए भी बुलाया गया था, बट कुछ डेट्स के कारण मैं उस शो को नहीं कर पाया, जिसका मुझे मलाल है आज तक कि बच्चे साहब का वो शो करता मैं। ओके। नहीं, जो आज हम तक बिल्कुल दुआ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्दी वो आपको फिर से याद करें। तो अब रही अप्रोच की बात, तो चैनल में हम लोग शुरुआती दिनों में डायरेक्टर की फ्रीडम थी। जैसे दूरदर्शन में एक बार उन्होंने कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो डायरेक्टर कैसे बनाता है उनके ऊपर है। तो डायरेक्टर की पहचान भी बनती थी। हमें याद होगा कि मंजूर सिन्हा, कुंदन शाह, अजीज मिर्जा, ऑल दीज रमन कुमार, ऑल दीज डायरेक्टर्स वर नोन। मुझे तो खुशी होती थी कई बार। एक बार हम कहीं फॉर्म भरवाने गए थे जो मराठी में था, और मैंने किसी को कहा कि भर दो। वो भरता था, 1-2 रुपये लेता था। मैंने कहा भर दो, ये मराठी का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो भरा, बोला नाव की क्या ज्ञान सहाय। रुक गया, कहता ये नाम तो मैं टेलीविजन पे देखता हूँ। देखो, अंदर से मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो ये एक साधारण सा दर्शक है, वो सिनेमेटोग्राफर का नाम इसके जहन में याद है अभी तक। और वो रुक गया, वो कंफर्म करना चाह रहा था क्या मैं जो नाम देखता था आप वही हैं क्या। जी। अभी बहुत से सीरियल्स मशहूर है, 10 साल से चल रहे हैं, आप उसका डायरेक्टर का नाम नहीं जानेंगे। जी। तारक मेहता, कौन डायरेक्ट कर रहा है? सास भी कभी बहू थी, कौन था डायरेक्टर? जी। तो उनके प्रोडक्शन कंपनी के लोग हैं, लेकिन आम जनता तक वो, क्योंकि सारा अप्रोच बदल गया है। ये क्या जैसे कारण मैं है ऐसा होने का? कॉन्फिडेंस नहीं रहा, बहुत ही शेकी है ब्रॉडकास्टर सब। वो शेकी है। उनको मैं तो बाद में कुछ बहुत ज़्यादा फिक्शन प्रोग्राम नहीं किया हूँ, लेकिन नॉन फिक्शन में भी देखता हूँ। या मेरी वाइफ कई सीरियल्स में काम की थी। सीन नहीं पहुंच रहा है, सीन अप्रूव होगा ब्रॉडकास्टर से या उनके टीम से, तब आएगा। और वो इतने शेकी है कि ये ठीक है या नहीं है, फिर बुलाएंगे राइटर को। तो उस चक्कर में वो विलंब होता रहता है। अभी मेरे को ये भी सुनने में आया कि अरे दोपहर तक एक डायरेक्टर थे और फिर वो चले गए। फिर लंच के बाद एक दूसरे डायरेक्टर आए उसी कहानी को आगे शूट करने के लिए। ये तो हम लोग के लिए नया था ना। हम तो एक कहानी से जुड़े हैं, जी। तो उस कहानी को अंत तक पहुंचाएंगे। जी। या अगर एपिसोड भी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हम 10 एपिसोड ही करने वाले हैं, लेकिन 10 तो एपिसोड की पूरी धारा को। आप इशारा कर रहे हैं इस तरफ कि जो एक कहानी को दिशा देने के लिए जिस निर्देशक को रखा जाता था या जिस निर्देशक की दृष्टि से एक कार्यक्रम बनाया जाता था, वो दृष्टि कहीं खो गए। विलुप्त हो गई है। तो अब एक नया पोस्ट बन गया, वो है क्रिएटिव डायरेक्टर। जी। और क्रिएटिव डायरेक्टर का इंटरैक्शन चैनल के साथ होता रहता है। फिर वो जी। क्रिएटिव डायरेक्टर वो मैसेज लेकर डायरेक्टर के पास आता है। अब वो डायरेक्टर कौन है? वो अब ऑनलाइन डायरेक्टर हो गया, मतलब ऑन स्पॉट। जी। उसको मालूम है कि ये एंडिंग कहाँ आने है, उसका सेकंड पेज ही नहीं आया है अभी तक, तो आप जी। यहाँ तक शूट किए। तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा।
तो वो कमांड जो होता है ना डायरेक्टर का एक कहानी को, एक प्रोजेक्ट को, वो कमांड खत्म हो गया। कमांड सिर्फ प्रोड्यूसर या ब्रॉडकास्टर के पास है। वो उनके हिसाब से ही आगे की चले होती है। So basically, the director has lost the power and the seat, कैपेबिलिटी या purpose of him being the director of any program. क्या काम है? The director has lost the power of being in control of a program. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, कंप्लीट। तो Uh, वो फर्क पड़ ये गया। जो अब वेब सीरीज का जो चलन अब शुरू हुआ है, तो क्या वहां ये जो कमी थी, जो थोड़ी सी दिशाहीन या एक बिना निर्देशक के या उसके मार्गदर्शन के बिना जो कार्यक्रम बन रहे हैं टेलीविजन के लिए, वेब सीरीज में ये चलन नहीं है? वहां अलग है, वहां डायरेक्टर्स को वो पावर है। क्या ये वो पुराना जमाना वापस से रिवाइव कर रहा है, या जिसको हम बोलते हैं एक प्रॉपर तरीका, या एक जो गंभीरता उस निर्देशक की सीट की होती है, जगह की होती है, क्या ये उसको वापस स्थापित कर रहा है? कुछ हद तक कर रहा है। उसका एक कारण मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये श्रृंखलाएं छोटी होती हैं, 10, 12, 13 एपिसोड्स की होती हैं। उस पूरे कहानी को वो डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। देखिए, फिल्मों में भी प्रोड्यूसर का हस्तक्षेप तो होता ही था। कह रहे रे यहाँ पर एक डांस नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी होता था। तो थोड़ा हस्तक्षेप ब्रॉडकास्टर का होना और किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के मालिक का होना, वो कोई बात नहीं है। लेकिन वो होने के बाद फिर डायरेक्टर कैसे कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसी के लिए उसको रखा गया है, उसी की उससे उसकी पहचान से ही उसको वो काम दिया गया है कि हाँ भाई, वो इस लायक है कि वो एक सीरीज को डायरेक्ट कर सकता है। तो वेब सीरीज से मुझे अंदाजा है कि वो कल्ट, वो कल्चर जो फ़िल्म में एक डायरेक्टर की होती थी, वेब सीरीज़ में देखने को मिल रही है। इसलिए वेब सीरीज़ की कहानियाँ आपको होल्ड करती है। हाँ, तो उसमें आप पानी पीने के, ये ज़रूर है कि आप पॉज़ करके जाके पानी पी सकते हैं। वो छूट है इसके अंदर, जो टीवी में नहीं था। कि लेकिन टीवी में अगर मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊँ, एक फ़ोन कॉल आ गया, वापस आ गए, कहानी वहीं रहती थी। भागते नहीं है। जी, भागते नहीं थी, क्योंकि उनको तो पूरा सालों चलाना है, दिनों चलाना है। तो जी। वो पेस मैं कहूँगा वेब सीरीज़ की यहाँ मैं बड़ी आपको अच्छी ये बताना चाहूंगा कि इस साल हमने चूंकि थैंक्स टू कोविड-19 कुछ चीजें जो शायद अगले साल, 2 साल, 3 साल में होती, वो जल्द हो गई इस बीमारी के कारण। जैसे वेब सीरीज श्रृंखला है, या जो इंटरनेट का और हम लोगों का जो हम इस यंत्र से बात कर पा रहे हैं, ये सब तकनीकी अनुभव, जानकारियां हमें जल्दी हासिल हो गई, जो कि एक समय के बिल्कुल। साथ धीरे-धीरे होती हैं, और हम कुछ हद तक इसको अवॉइड भी करते आ रहे थे अब तक। तो हमने इस बार वेब सीरीज भी शामिल की है अपने अवार्ड्स लिस्ट में, और वो पूरी फुल फ्लेजेड लिस्ट है अवार्ड्स की फॉर द वेब सीरीज स्पेशली, जिसमें हम जो बिल्कुल, जो इंटरनेट पे वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो कार्यक्रम हैं, जो सीरियल्स हैं, फिलहाल हम उनमें फिल्मों को हम उसमें अभी शामिल वेब के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फिल्में वेब पे रिलीज हो भी रही हैं, तो हमारा ये मानना है कि फिल्म इज अ फिल्म इज अ फिल्म, चाहे वो थिएटर पे रिलीज हो या वेब पर रिलीज हो, उसको फिल्म की कैटेगरी में ही रखेंगे, हाँ, रखना ही ताकि चाहिए। चाहे वो अगर वेब पे भी अगर रिलीज हुई है, तो भी हम उसको कंपटीशन में अगर कभी रखें, तो हम जो मेन कैटेगरी है फिल्म्स की है, हम उन्हीं के साथ उनको शामिल करेंगे, उससे उसको अलग नहीं करेंगे कि ये वेब फिल्म है और ये एक फीचर फिल्म अलग है, थिएट्रिकल अलग है। हाँ, वो सही है, क्योंकि वेब पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो फ़िल्में आ भी रही हैं, वो एक सिटिंग की फ़िल्म है वो पूरी फ़िल्म ही है। जी। ओके? वेब सीरीज़ जब बोलते हैं और वो सीरीज़ है, वो ज़्यादातर इस बार जो फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं वेब पर, वो मजबूरी में हुई हैं, चूँकि हाँ, सिनेमा हॉल या बंद हैं, और प्रोड्यूसर्स का जो वेटिंग पीरियड है एक फ़िल्म के ऊपर, जो उनकी लागत है, उसका रिटर्न उनको वापस मिले,
उस पे ज्यादा उनको नुकसान ना हो, हाँ इस वजह से भी कारणवश कई फिल्में वेब पर आई हैं जो कि दरअसल वेब के लिए बनी नहीं थी। नहीं, वेब के लिए तो फिल्म कोई नहीं बना रहा है, जी लेकिन वेब पर उनको, क्योंकि उनके होल्डिंग पावर नहीं है, जी वो कहीं से इंटरेस्ट पे पैसा लिए हैं, दे हैव टू रिटर्न आल्सो, और अगर देरी होती है तो इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है। तो ऐसे में कोई प्रोड्यूसर अगर फैसला लेता है कि चलो ठीक है ओटीटी पे रिलीज कर दो, इसमें तो बड़े प्रोड्यूसर भी हैं। अभी जी, गुलाबो, बड़ी बड़ी अमिताभ बच्चन और आयुष्मान की बड़ी फिल्म, बड़ी वो जी भी जी ओटीटी पे रिलीज कर दिया, या जी अक्षय कुमार की फिल्म आ गई अभी। तो कई अभी 83 और इसकी कई कई फिल्में आई हैं इस बीच रोहित शेट्टी की फिल्म जो है, जी वो अभी वो लोग होल्ड कर सकते हैं, दे कैन डू इट, बट दोज हु कांट, व्हाई नॉट, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बहुत सारे ऑडियंस तो देख ही रही है ओटीटी पे, तो इट्स ए गुड साइन, इट्स ए गुड साइन, एक कंपटीशन और बढ़ा है। जी और वेब सीरीज की वजह से थोड़ा टेलीविजन बैकफुट पे आ गया है। जी। कर तो हाँ, आपको आपका जो अनुभव एफटीआई के साथ, क्योंकि आप वहाँ के स्नातक हैं, और आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि एफटीआई कहाँ तक सक्षम है और कहाँ तक वहाँ के जो स्टूडेंट हैं हमारी इंडस्ट्री में कहाँ तक वो खप पाते हैं या उसमें वो काम अपना अपनी जगह बना पाते हैं? देखो शुरुआती दिनों से ही एफटीआई को सॉरी एफटीआई के प्रोडक्ट्स को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सम्मान मिला है, जी खासकर टेक्निकल विंग्स में। हम तो 13वां 13th बैच है। जब 13th बैच के पहले 12 बैच आए थे, उसमें से मशहूर मशहूर कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर्स वो स्टैब्लिश हो गए थे। एक्टर्स, है ना, नवीन निश्चल, जया भादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, ऑल दिस पीपल वर, तो फिल्म इंस्टीट्यूट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन फिल्म इंडस्ट्री। हमारे यहाँ से कम जो प्रसिद्ध हो पाए या नहीं कामयाब हो पाए थे, वो था डायरेक्शन विंग। और अगर डायरेक्शन विंग अच्छा कामयाब हो गया होता, तो मैं कहता हूँ कि पूरा अ, जोर एफटीआई का होता। एफटीआई के जो डायरेक्शन वाले थे, वो थोड़ा दूसरे किस्म के फिल्मों पे ज़्यादा विश्वास करते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो हार्डकोर कमर्शियल फिल्म, जो पैसा लगाता है, वो पैसा चाहता है, इस बात को समझें। तो वो थोड़ा ज़्यादा एकेडमिक थे। फिर भी विनोद चोपड़ा, आई थिंक उसके पहले भी एक थे जो चेतना डेविड बनाए थे। धवन आपके शायद हाँ, एफटीआई से। डेविड। जी अब देखो डेविड डायरेक्शन का नहीं है, जी एडिटिंग में। वो एडिटिंग के थे। जी संजय लीला भंसाली डायरेक्शन के नहीं थे, जी एडिटिंग के थे। जी राजकुमार हिरानी एडिटिंग के स्टूडेंट रहे। मैं डायरेक्शन के कोर्स के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे जी विनोद चोपड़ा, जैसे कुंदन शाह जी या मंजूर सिन्हा, ये हम्म, लोग डायरेक्शन करके आए थे। तो रमन कुमार, रमन कुमार भी गया एक्चुअली एक्टिंग वाले में गया था। जी ओके, हाँ, जी। लेकिन उस वक्त तक एक्टिंग कोर्स हमारी उनसे बातचीत हुई और उनको उन्होंने बताया कि सब चाहते थे कि वो एक्टर बने, लेकिन वो खुद नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था। वो डायरेक्शन में जाना चाहते थे। तो हमारे डायरेक्शन के होते अगर, तो और भी कामयाब होता एफटीआई, ऐसा मेरा मानना है। जी कुछ लोग किए हैं, बट उनकी संख्या बहुत कम है। जी गणेश शुक्ला बनाए थे चर्चा में। अभी कुछ और एकेडमी खुल गए, अब जैसे विस्लिंग आ गया, तो यहाँ जी के अभी भी कुछ यंग डायरेक्टर्स को भी काम मिला है। उनको वेब सीरीज में देखा हूँ मैं। और टेक्नीशियन तो वहाँ भी के भी सक्सेसफुल होते हो रहे हैं, एफटीआई के भी सक्सेसफुल रहे हैं हमेशा। जी बट आई होप कि डायरेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कमर्शियली अपने को सक्सेसफुल बना दें। ओके, जी तो अभी ये कोइंसिडेंस है कि फिल्म इंस्टीट्यूट के ज़्यादातर जो सक्सेसफुल डायरेक्टर्स हैं, वो हैं एक्चुअली नॉन डायरेक्शन स्टूडेंट। अब सुभाष घई को लीजिए, एक्टिंग के थे,
जी इतने बड़े प्रोड्यूसर। अब वो लोग को क्या होता था कि वो लोग दूसरे-दूसरे की फ़िल्मों में काम करते थे। जी शिवाज भाई एज़ अ राइटर कई फ़िल्मों में काम किए, डेविड एज़ अ एडिटर, एज़ एन एडिटर, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स का अनुभव उनके पास आ जाता था। जी तो वो जो इंस्टीट्यूट से निकल के आया था ना, वो दीवार तोड़ दिया है। जी तोड़ के वो आगे अपने को प्रस्तुत कर रहा है और उसके जिसकी जैसी अप्रोच है, वो प्रोड्यूसर को किस तरीके से इम्प्रेस करते हैं, एक्टर को कैसे इम्प्रेस करते हैं। भई एक्टर इम्प्रेस होगा तभी तो आपके लिए डायरेक्शन में आएगा। जी तो डेविड को गोविंदा मिल गए, फ़िल्म जी सक्सेसफुल हो गई, गाड़ी चल जी पड़ी, नंबर 1 हो गए। जी तो दिस काइंड तो तो ये बिल्कुल थोड़ा एक एक टीम होती है हर एक डायरेक्शन की, चाहे अगर हम वेस्ट की भी बात करें तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हैं, जो एक टीम लेके आगे चलते थे। उनकी हर फ़िल्म में एक ही हाँ, सेट ऑफ एक्टर्स होते थे, एक ही सेट ऑफ टेक्नीशियंस होते थे, जो बिल्कुल। अलग-अलग किरदार हर फ़िल्म में करते थे। और वो एक टीम को आगे लेके चलते थे और उसी टीम के साथ उन्होंने अनगिनत फ़िल्में बनाई। अब तो देखो जी श्याम बाबू के बिल्कुल सेट ऑफ या शाहरुख बाबू टेक्नीशियन, सेट ऑफ एक्टर्स जी। रहता वही था। जी, तो तभी वो एक जो प्रोग्राम है या फ़िल्म है या सीरीज़ है वो आगे चलती हाँ, है कि ये एग्ज़ैक्ट जितने डायरेक्टर्स थे, चाहे वो केतन मेहता हों या सुधीर मिश्रा हों, इन लोगों ने एक अपनी एक टीम बनाई और उस टीम को वो लेकर आगे चले, बढ़े, हुँ, जिसमें सफलता सबको बराबर हासिल हुई। यस, अ बिल्कुल। जो उस प्रोजेक्ट से जुड़े और रहे। तो ये एक हम जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा कलाकार हैं या जो टेक्नीशियंस हैं या एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं या एस्पायरिंग कैमरामैन हैं, जो इस इंडस्ट्री से में आ रहे हैं या आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो जो लोग ये सोच के आए हैं, एक्टर खासकर आते हैं ग्लैमर को लेके। ये टेलीविज़न की वजह से या कंप्यूटर वगैरह की वजह से वर्ल्ड सिनेमा लोग देखने लगे। बाहर कैसा काम होता है उसको समझने लगे हैं। जो हम आए थे तो उस वक़्त इतना मैं वर्ल्ड सिनेमा नहीं देख पाया था। एफटीआई में आके मेरा परिचय हुआ और समझ में आया कि बाहर कितने तकनीक रूप से कितना बढ़िया पिक्चर बना रहे हैं। लेकिन जब से टेलीविज़न आया और हम लोग बाहर की फ़िल्में देखने लगे दर्शक, तो हम मेकर्स में कॉम्पिटिशन बढ़ी है और वो तकनीकी रूप से अपने को ज़्यादा सक्षम कर दिए। ख़ासकर जब डिजिटल मीडिया आया, तो प्रोड्यूसर की एक उँगली जो सर पे रहती थी कैमरा चल रहा बंद कर दे जल्दी से, है ना? वो फ़िल्म का जो खर्चा होना था, वो प्रोड्यूसर को बहुत तबाह करता था। तो ये वीडियो आने के बाद वो प्रेशर प्रोड्यूसर के हाथ से हट गया। डिजिटल आया और भी हट गया। अरे ये तो इरेज़ हो जाएगा फिर से शूट कर लेंगे इसके अंदर। तो तकनीक रूप से देखा जाए तो हम लोग काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। हमारे सीवी गोपाल थे मेरे एफटीआई में प्रोफ़ेसर, पहले दिन के क्लास में बोलते हैं कि मैं नहीं मानता कि सब लोग कुछ ओरिजिनल होंगे, लेकिन आप अच्छी नकल भी कर लें, तो हम उसे सफल मानेंगे। कहने का तात्पर्य उनका अच्छा था हम कैमरा स्टूडेंट को कि कोई ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत अच्छा क्लिक करते होगे, लेकिन तुमने अगर कोई अच्छी तस्वीर देखी है और उसे ही रिप्रोड्यूस करना चाहते हो, इसका मतलब तुम उन चीज़ को समझ गए और तुम ऐसा कर सकते हो। तो ये हम अब बाहर की फ़िल्में देख के अगर हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम भी वैसा करें, तो ये हम यहाँ पर हमारा योगदान बेहतर होगा। अभी भी वेब सीरीज़ में प्रोड्यूसर को इंडियन सिनेमेटोग्राफर पर विश्वास कम है। वो पोलैंड और बल्गारिया और जर्मनी के सिनेमेटोग्राफर्स बुलाते हैं। ओके उस सोच को बदलना है। तो आपकी मेहनत, आपका ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने प्रतिभा को सामने लेकर आएँ। और एक संदेश है जो अच्छा बोल सकते हैं उनको कामयाबी जल्दी मिलती है। ज़रा इसलिए बोलना सीखिए। शुक्रिया ज्ञान जी।
आपके इस संदेश के लिए सब लोगों को कि अपनी सोच बदलिए, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कीजिए, ताकि आप अपने देश के जो वासी हैं उनको और मौका दें काम करने का। वो बाहर की ओर ना रुख करें, बाहर के तकनीकी कलाकारों को के पास ना जाना पड़े उनको। वो इस गलत मुकाम नहीं है, जी गलत बिल्कुल। नहीं है, लेकिन जी अपने पर विश्वास नहीं है, इसकी जी वजह से वो हमको दूर करना चाहिए। जी। और जो हम कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी जो विधा है आर्ट्स, चाहे वो नाटक की हो या फिल्मों की हो या पेंटिंग की हो या डांस की या म्यूजिक की, ये कला एक ऐसी है जिससे हम कम्युनिकेशन की है, बात करने की है, आपकी अपनी सोच दूसरे की सोच उस तक, मस्तिष्क तक पहुंचाने की है कि वो समझ पाए, कुछ सीख पाए। तो इसलिए जैसा आपने बोला कि बात करने की आदत या बात करने की जो कला है वो जरूर सीखिए। हाँ, सो कहते ये हैं बहुत ना मास कम्युनिकेशन। जी, mass communication, yes. So you should be able to communicate with the masses. यस, So yes, बहुत ही बढ़िया संदेश ज्ञान जी, and I hope that all the audience members, viewers of this program, this conversation with you, which is so invaluable, will take away something from this conversation. I think this conversation has something for everybody, चाहे वो एक्टर्स हों या टेक्नीशियंस हों या जर्नलिस्ट्स हों या प्रोड्यूसर्स हों, अच्छा, सबके लिए, ब्रॉडकास्टर्स हों, सबके लिए कुछ ना कुछ आपने एक अपने अंदाज में छोटी छोटी गोलियां दी हैं। अब ये उनकी समझ पर है। मैं चाहूंगा कि वो पूरा जो आपसे ये जो वार्तालाप है उसको वो सुने, क्योंकि ये यूट्यूब पे रहेगा, तो इसको वो कभी भी सुन सकते हैं अपने जीवन में जब चाहे। ओके, ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया ज्ञान जी, अपने ओके, समय के लिए और लिफ्ट इंडिया से जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद करूंगा थैंक कि आगे भी आप इसी तरह अपना समय का योगदान लिफ्ट इंडिया के लिए देते रहेंगे। आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू। वेलकम, वेलकम, बाय। थैंक यू। So friends, that was a conversation with Gyan ji. Lot of words of wisdom for the youngsters and for our fraternity and the industry, where it is lacking, and he is trying to show way, making points, very subtle points, which if you listen to this conversation, I'm sure you'll be able to pick up. So we look forward to the Lift India Awards, which will be declared today, that is 25th of December at 9 p.m. India time on our YouTube channel. So please do stay tuned to our YouTube channel. If you subscribe to the channel, you will be able to get all the updates on all our latest uploads and informations. We will also be sharing the video link on our Facebook page. So do follow us. Do follow us on our website, and do spread the word around about the Lift India Awards 2020 and our next edition, which will be the 5th edition, will open in 2021. Let's hope the COVID ends before our next edition. Thank you for being with Lift India.